जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन ऑफ लेट पर। आज हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो कि एक मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो फेज में हुआ, एक फेज अरब आक्रमण और एक फेज तुर्की आक्रमण। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अरब आक्रमण की, कि भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण हुए। और बात करते हैं अरब आक्रमण क्यों हुए और इनका क्या उद्देश्य था और आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, और आक्रमण के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे कि आक्रमण के बाद से भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत पर अरब आक्रमण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरब आक्रमण आखिरकार भारत पर हुए क्यों। तो इनका आक्रमण करने का सबसे जो पहला उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत से धन लूटना, क्योंकि उस समय मुल्तान और सिंध की जो व्यापारी मुल्तान में आते थे वो अरब क्षेत्रों में जाकर इसकी बहुत गुणगान करते थे, इसलिए इसकी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी। तो इनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार, धन लूटना, और एक महत्वपूर्ण चीज उस समय का तात्कालिक कारण बना कि इराक के राजा का एक व्यापारी जहाज जो श्रीलंका से इराक जा रहा था, उसे सिंध जो आज इस समय आप देखते होंगे, जो इस समय अरब सागर का इलाका सिंध से लगता है, वहां पर डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। तो जब डाकुओं ने लूट लिया तो इराक के राजा ने, राजा दाहिर जो उस समय सिंध के राजा थे, उनसे कहा कि जो है आप हमारी नुकसान की आप भरपाई कर दीजिए। राजा दाहिर ने भरपाई करने से मना कर दिया। तो इराक के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ राजा दाहिर से हमारा हर्जाना लेके आओ, एज अ सिंस की मतलब जो जाओ और क्षति पहुंचाओ और वहां से जो है चीजों को, धन को लूट के लेके आओ। तो मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में, रावर या रेवर भी कहीं आपको लिखा मिलेगा, रेवर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया। और इस युद्ध की जो चर्चा है वो अली अहमद की पुस्तक चचनामा में हमको मिलती है। चचनामा में इस बात की हमको जानकारी मिलती है। अब दोस्तों ये बात करते हैं इस पे कि इस मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आने से क्या क्या प्रभाव हुए और क्या क्या जो है उस समय में परिवर्तन हुए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला था, इससे पहले भी अरबियों ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन जो है वो सारे जो है आक्रमण असफल रहे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का एक सफल अरबी आक्रमण था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण कौन सा था, तो आप उसका आंसर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों आइए इसके प्रभाव की बात चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसके जो है प्रभाव हुए। तो प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव जो हुआ वो इस्लाम का प्रचार हुआ, भारत में इस्लाम का प्रचार हुआ। दूसरी बात, यहां पर जो है अरब संस्कृति, व्यापार और ज्ञान विज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ। जब किसी क्षेत्र के लोग एक क्षेत्र में आते हैं और उस क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो है कल्चरल एक्सचेंज होता है, वो उनकी अच्छी चीजों को सीखते हैं और जो है एक दूसरा जो है वो उनकी अच्छी चीजों को सीखता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अरब के लोग थे उन लोगों ने भारत से ज्ञान, उस समय मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, दशमलव प्रणाली को अरबियों ने हमसे सीखा और दशमलव प्रणाली को अरबियों ने हमसे सीखा और फिर अरब वालों से इस चीज को यूरोपियों ने सीखा। तो देखिए जैसे दोस्तों कि कैसे चीजें यहां से धीरे ट्रांसफर हुई, वहां की चीजें यहां आई। उसके बाद से फिर अगली बात करते हैं हम लोग ऊंट पालना। कि ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले भारत में ऊंट थे ही नहीं, ऊंट थे, लेकिन क्या था कि हम लोगों के यहाँ ऊंट पालने की प्रथा नहीं प्रारंभ हुई थी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ऊंट का क्या इस्तेमाल होता है। ये रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाने जाते हैं और रेगिस्तान में इनका जो है अच्छा खासा योगदान होता है।
वहां के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उस समय के अरब के लोगों ने ऊंट पालना शुरू कर दिया था, तो उनसे प्रभावित होकर जो है उस समय भारत में भी ऊंट पालने जो कि आप ऊंट पालने की प्रथा शुरू हुई। और अगली चीज जो शुरू हुई वो था खजूर का उत्पादन। मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने अपने साथ जो है खजूर के उत्पादन की प्रक्रिया भी वहां से लेके आया। लेके क्या आया दोस्तों, बात मोटी मोटी ये करेंगे कि वहां के लोग जब आए तो उन्होंने अपने साथ, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान, खजूर खजूर जो है वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है और इसको आप काफी दिनों तक अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो अपने साथ वो खजूर लेके आया, तो खजूर के बीज भी लेके आया, इससे जो है भारत में जो है खजूर का भी उत्पादन शुरू हुआ। और अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक जो है बना मोहम्मद बिन कासिम। और इसने जो है जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, लेकिन इसके जजिया कर में कुछ थोड़ा जो है अलग टाइप का इसके जजिया कर था। इसने जजिया कर में 5 लोगों को छूट दे रखी थी। उसमें 5 लोग थे, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, औरतें और ब्राह्मण। दोस्तों ये आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा कि ब्राह्मण, इसको आगे आपको इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया। तो जब ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, जो कि हम आगे अगले वीडियो में आपको बात करेंगे, सल्तनत काल हम आपको पढ़ाएंगे। उस समय आपको हम बताएंगे कि जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें और बात करते हैं दोस्तों कि क्या आगे बातें हुई। और एक छठवां पॉइंट जिसमें कि आप कि अनुवाद साहित्य, जो इस समय जो है क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो पुस्तकों का अनुवाद होना शुरू हुआ। जैसे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत हुआ और भी पुस्तकें हुई, उनका जो है अरबी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम के आने के हम लोगों ने समझा कि क्या क्या आने से क्या उसका उद्देश्य था, उसका आने के क्या क्या प्रभाव हुए। और अब बात करते हैं अगले आक्रमण महमूद गजनबी के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात इसमें गजनी, बात करते हैं गजनी। महमूद गजनबी गजनी का शासक था। तो गजनी के बारे में थोड़ा समझते हैं, इससे थोड़ा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो गजनी की जो स्थापना जो है, गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन के नाम के एक तुर्क सरदार ने की थी। ये आज के अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है और अल्पतगीन ने साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर अल्पतगीन के बाद इसका दामाद और गुलाम, इसका दामाद भी था और गुलाम भी था, कौन? सुबुक्तगीन हुआ। फिर दोस्तों सुबुक्तगीन में लगभग 977 ईस्वी में हिंदू शाही राजा के खिलाफ जो आक्रमण किया, लेकिन जो है उसका वो एक असफल आक्रमण हुआ। इस वजह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो आप उसका आंसर करेंगे सुबुक्तगीन। लेकिन अगर यही पूछा जाए आपसे कि पहला सफल तुर्क आक्रमण किसने किया, तो वो आपका आंसर होगा महमूद गजनवी। अब दोस्तों बात करते हैं कि महमूद गजनवी के भारत में आने का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी दोस्तों लगभग 998 ईस्वी में ये महमूद गजनी साम्राज्य का शासक बना। और इसने यह साम्राज्य पर ये जो है शासक बनते ही इसने कई सारी उपाधियां धारण की। इसने जो है बगदाद के खलीफा, अल आदिल बिल्ला, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला से इसने जो है 3 उपाधियां धारण की। उपाधियों पर चर्चा करते हैं। पहला है यामीन उद दौला, अगला है
यामीन उल बिल्लाह और सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान। इसने यामीन उद दौला, यामीन उल बिल्लाह और सुल्तान, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। उसके बाद से इसको और भी उपाधियां दी गई, जैसे गाजी। गाजी उस समय मध्य एशिया में लड़ाकू जाति थी, उसको कहा जाता था, तो इसने जो है अपने बाप में जो है गाजी की उपाधि धारण की। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बुत सिकन। बुत सिकन की उपाधि दी गई, जो कि इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। तो महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर पहला आक्रमण लगभग, अब इसके हम आक्रमण की बात करेंगे, उससे पहले एक बार हम इसको और समझ लेते हैं कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना, और इसने शासक बनते ही बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से 3 उपाधियां धारण की, जिसमें था यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और जो है सुल्तान। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। उसके बाद इसको और उपाधियां मिली, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है गाजी। गाजी जो कि एक लड़ाकू जाति थी, जैसे आप हमारे यहाँ गोरखा होते हैं, उसी तरीके से उस समय के यहाँ गाजी थे, उनके नाम पे इसने गाजी उपाधि धारण की। और जो है बुत सिकन, बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक जो है। अब हम इसके आक्रमण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे गजनवी के आक्रमण के बारे में। तो एक विद्वान हुए, एक इतिहासकार हुए हैं हेनरी एलियट। कौन दोस्तों? हेनरी एलियट। तो हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन वो 17 आक्रमण हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम सिर्फ महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण हुए हैं। तो सबसे पहले इसके हम प्रथम आक्रमण की बात करते हैं, और ये खैबर दर्रे के रास्ते से होते हुए, जो कि आज इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, खैबर दर्रे के रास्ते से होते हुए इसने सारे आक्रमण अपने किए। इसमें इसने पहला आक्रमण अपना लगभग 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजा के उस समय के समझ लीजिए कि पेशावर के सीमावर्ती इलाकों पर किया, और जो है वहां के काफी भूभाग को जो है जीत लिया। उसके बाद फिर इसका 1001 ईस्वी में फिर हिंदू शाही राजा के खिलाफ आक्रमण हुआ, और इस समय वहां का राजा जयपाल था, और जयपाल को इसने हरा दिया। और जयपाल जब युद्ध हार गया तो उसने जो है आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के बाद फिर जो उसका बेटा आनंदपाल गद्दी पर बैठा। सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसे दूसरा मान के चलिए कि 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ इसका आक्रमण था। और इसमें यही महत्वपूर्ण होता है कि किस राजा ने हारने के बाद जो आत्महत्या कर ली, तो वो है जयपाल है। जयपाल ने हारने के बाद इससे जो है आत्महत्या कर ली थी। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अब हम अगले आक्रमण की बात करते हैं, जो लगभग 1014 ईस्वी में इसने किया। आज के थानेश्वर जो हरियाणा में चंद्र स्वामिनी मंदिर पर इसने 1014 ईस्वी में आक्रमण किया, और यह मुख्यतः भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर था। इसने इस मंदिर को लूटा और मूर्ति को ये गजनी ले गया, और जो है मंदिर को इसने पूरी तरीके से तोड़ दिया। इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण यह था। और उसके बाद से फिर इसका अगला एक जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, इसने लगभग 1018 ईस्वी में गंगा घाटी पे अभियान किया, जो कि आज के मथुरा और कन्नौज का क्षेत्र है, वहां इसने जो है अभियान किया। और अब ये जो है मध्य भारत या उत्तर भारत तक पहुंचने वाला समझ लीजिए ये पहला शासक था, जिसने जो है ये चलते चलते जो है गंगा घाटी तक पहुंच गया था। इसने इतने अंदर तक आक्रमण किया। और उसके बाद से फिर इसका एक अगला अभियान
मान के चलिए कि 1019-20 में हुआ। ये कालिंजर के विरुद्ध था। इस समय जब इसने कालिंजर अभियान किया तो इस समय यहां चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे। चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे और विद्याधर ने महमूद गजनवी से जमकर मुकाबला किया। कई कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि इसने महमूद गजनवी को हरा दिया और कई लोग ये लिखते हैं कि बहुत कड़ी टक्कर देने के बाद ये महमूद गजनवी से हार गया। लेकिन इसमें आप जो मुख्य बात होगी हमारी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय कालिंजर पर किसका शासन था, तो चंदेल वंश के विद्याधर का शासन था। जब इसने 1019 और 20 ईस्वी में जब इसने जो है कालिंजर के विरुद्ध अभियान किया। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि महमूद गजनवी के सबसे प्रमुख या सबसे जो महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था, इसका 16वां आक्रमण था। जो इसका 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर का था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया और जो है वहां को मंदिर को क्षति पहुंचाई और जो लगभग यहाँ पे 50,000 लोगों की इसने हत्या भी की, जो काफी इतिहास में इसको एक बहुत शर्मनाक घटना मानी जाती है कि 50,000 लोगों की हत्या कर दी, फिर मंदिर भी लूट लिया। तो अब बात करते हैं इस समय यहाँ का शासक कौन था। तो इस समय यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन था। उस समय यहाँ चालुक्य वंश के भीम प्रथम का शासन था। भीम प्रथम महमूद गजनवी को रोकने में असफल रहे और इसने जो है मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट किया और जो है पूरी तरीके से लूट ले गया। फिर उसके बाद से फिर इसका एक अगला अभियान होगा जो 1027 ईस्वी में होगा, या जाटों के खिलाफ था। तो इसका अंतिम जो 17वां आक्रमण था 1027 ईस्वी में, इसकी जो भूमिका थी ये सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करने के बाद ही बन गई थी। जब ये इस मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो सिंध नदी के आसपास जाट जनजाति के लोगों ने उसके जो उसका काफिला जा रहा था उस पर हमला कर दिया और उसके काफिले से बहुत सारा धन जो है लूट लिया। तो इसमें ये फिर उसके बाद गजनी चला गया। लेकिन ये जिसका 17वां और आखिरी जो अभियान था ये सिर्फ और सिर्फ उस जनजाति को दंड देने के लिए किया गया था। इसमें कोई विशेष उद्देश्य लूटने का नहीं, सिर्फ इसको जो है इसमें जो है जाटों के खिलाफ था, जो कि जाटों को दंड देना था। इस हिसाब से हुआ इसका। और अब बात करते हैं दोस्तों कि महमूद गजनवी के आने से भारत में क्या प्रभाव हुए, तो प्रभाव की चर्चा करते हैं हम लोग। दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इसके सेना में एक हिंदू सेनापति तिलक नाम का था। ये अब एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि इसके जो है ये पूछा जाता है कि तिलक किसका सेनापति था, या ये पूछा जाता है कि जो है महमूद गजनवी का जो है हिंदू सेनापति कौन था। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपका तिलक भी एक रहेगा, जो कि ये आपका सही उत्तर होगा। और अब बात करते हैं इस प्रभाव की। तो इसके जब ये भारत आया तो इसके साथ कई इतिहासकार आए, इसमें उन इतिहासकारों के प्रमुख नाम आपको बताते हैं। अलबरूनी था एक, अलबरूनी, इसने किताबुल हिंद की रचना की। दूसरा फिरदौसी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। उसके बाद तीसरा उतबी इसका दरबारी इतिहासकार था दोस्तों। और चौथा बैहाकी मुख्ता ये सुबुक्तगीन का जो है सुबुक्तगीन के दरबार में रहता था और इसने जो है सुबुक्त नामा नामक पुस्तक की जो है इसने जो है तारीख सुबुक्तगीन की रचना की।
उससे बात करें दोस्तों, अलबरूनी, किताबुल हिंद, फिरदौसी, शाहनामा, और फिरदौसी ने ही कश्मीर को स्वर्ग कहा था सबसे पहले। कश्मीर को स्वर्ग की संज्ञा किसने दी? फिरदौसी ने दी। फिर उतबी, उतबी जो कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था, और बैहाकी जो है जिसने तारीख सुबुक्तगीन, जो कि सुबुक्तगीन के ऊपर एक पुस्तक है, उसकी जो है रचना की। अब उसके बाद से फिर तुर्क आक्रमण का एक अगला फेज होगा। तुर्क आक्रमण दो फेज में हुआ। पहला फेज महमूद गजनबी का था और दूसरा हुआ मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ये 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। लेकिन महमूद गजनबी और गौरी में यह अंतर था कि गजनी जो है वो सिर्फ धन लूटता था और यहां से जो है चला जाता था, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य होता था कि जो वो जिस क्षेत्र को जीतता था वो साम्राज्यवाद का समर्थक था और वहां पे जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर इसका उद्देश्य क्या था। इसका भी उद्देश्य धन लूटना और जो है साम्राज्य का विस्तार, इस्लाम का प्रचार ही था इसका भी। और इसने जो है कि इसने इसका जो सबसे पहला आक्रमण, इसने जो आक्रमण किए थे वो खैबर और गोमल दर्रे से किया। खैबर और गोमल दर्रे से इसने आक्रमण किया। इसने और भी दर्रों का प्रयोग किया, लेकिन इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ था, और इसने जो मुल्तान पर आक्रमण करके और मुल्तान को इसने 1175 ईस्वी में जीत लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी का अगला अभियान जो था वो 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर इसने आक्रमण किया। गुजरात के पाटन पर इसने आक्रमण किया। लेकिन जब इसने गुजरात के पाटन पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय भी इस पे जो है चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। चालुक्य वंश के राजा थे भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, और ये इतिहास में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी, जो कि वो उसको जो है भीम द्वितीय चालुक्य वंश के राजा से इसको मुक्की खानी पड़ी थी। उसके बाद से फिर इसका जो है अगला अभियान जो मोहम्मद गौरी का वो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके खिलाफ 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। आज दोस्तों बात करते हैं 1193 में तराइन के युद्ध के बारे में। इतिहास में तराइन के 3 युद्ध हुए हैं। इसमें पहला था 1191, दूसरा 1192 और तीसरा युद्ध होता है इसका 1215 ईस्वी में। ये इल्तुतमिश और इसी मोहम्मद गौरी का एक जो गुलाम सेनापति था कुबाचा, उसके बीच में हुआ था, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग करेंगे सल्तनत काल जब पढ़ेंगे उसमें। अभी हम इसके पहले और दूसरे युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। पहला युद्ध उसका 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय का आमना सामना हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद से फिर इसमें 1191 में गौरी पराजित हुआ। उसके बाद से फिर वो अगले ही साल उसने फिर आक्रमण किया 1192 ईस्वी में, और इसमें गौरी विजयी रहा। उसके बाद से फिर इसका अगला अभियान 1194 ईस्वी, इसमें चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ हुआ, इसमें भी मोहम्मद गौरी जो है विजयी रहा। उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके जो है इसके कई गुलाम थे, गुलाम भी थे और उसके सेनापति भी थे। उसमें से मुख्यतः जो है 4 लोग थे, उन चारों की हम चर्चा करते हैं। जिसमें थे पहला, जिसको आप जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज,
तीसरा कुबाचा और चौथा आपका बख्तियार खिलजी। दोस्तों इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। तो इस चंदावर के युद्ध के बाद से क्या हुआ, फिर मोहम्मद गौरी जो है इन प्रांतों को जीतता गया और इन प्रांतों का जो है इन सबको जो है और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और ये कि इसने जो है मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जीतने के बाद जो है देवी मां लक्ष्मी के जो है आकृति वाले सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि जो है चंदावर के युद्ध जीतने के बाद इसने सोने के सिक्के की आकृति वाले जो है सिक्के जारी किए। मां लक्ष्मी के आकृति के सिक्के थे वो थे। उसमें इसके 4 सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। इसमें जब प्रांतों को जीत के जाता था फिर उसका प्रशासन अपने सेनापतियों को देके चला जाता था। और जो इसकी तो इसमें जो है फिर इसमें बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसमें इसने जो है 1203 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध अभियान किया और कालिंजर पर अभियान करके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर को जीत लिया। और जब इसने कालिंजर पर जो अभियान किया उस समय यहाँ पे चंदेल वंश का शासन था और चंदेल वंश के परिमार्द देव यहाँ के जो है शासक थे, जो कि ऐबक ने परिमार्द देव को हरा दिया और जो है उस क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद से फिर 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद से माफ कीजिएगा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, जिसको एक खोखर सरदार ने जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। फिर उसके बाद से फिर इसके संघर्ष में जो फिर इसका पूरा साम्राज्य जो है इन्हीं 4 सेनापतियों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से अब मान लीजिए भारत के क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिलता है, बख्तियार खिलजी इसको बिहार और बंगाल का जो है साम्राज्य मिलता है। इन चारों में जो है युद्ध हो जाते हैं, युद्ध होने लगता है। उसके बाद से क्या होता है, फिर जो है इस संघर्ष में सबसे आगे बढ़ के निकलता है कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है ये अब यहाँ से जो है सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि सल्तनत काल के बारे में, सल्तनत काल को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।